ये कहानी भोपाल के एक छोटे से गांव में रहने वाली कोमल नाम की एक औरत की है। उसके साथ उसकी 9 साल की बेटी प्रिया और पति माधव भी रहता था। कोमल को कैंसर की बीमारी थी, जिसकी वजह से वो हमेशा बीमार ही रहती थी। एक दिन की बात है, कोमल की हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है और वो अपने पति और बेटी को छोड़कर इस दुनिया से चली जाती है। जिसके बाद माधव हमेशा प्रिया की परवरिश के लिए परेशान रहता था, क्योंकि कोमल के जाने के बाद प्रिया हमेशा बस रोती ही रहती थी। इसीलिए प्रिया की देखभाल के लिए प्रिया की मौसी, जिनका नाम अनुराधा होता है, उससे वो शादी करता है। लेकिन 2 महीने बाद ही एक भयानक बीमारी की वजह से प्रिया के पिता भी प्रिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब प्रिया बिल्कुल अकेली हो जाती है और उसकी सौतेली माँ उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती है। उसकी सौतेली माँ घर का सारा काम प्रिया से ही करवाया करती थी और खाने के लिए उसे सिर्फ और सिर्फ बासी रोटी ही दिया करती थी, जिसकी वजह से प्रिया की भी तबीयत बहुत खराब होने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अरे करमजली, सुबह से दोपहर हो गई है, लेकिन घर का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। कहाँ मर गई है? जल्दी इधर आओ। तभी बाथरूम में ढेर सारे कपड़े धो रही प्रिया जल्दी से बाहर आई और अपनी सौतेली माँ से बोली, क्या हुआ माँ, कोई काम है क्या? अरे करमजली, तुझे मैं कब से आवाज लगा रही हूँ, बहरी हो गई है क्या या कान में रुई ठूस ली है? सुन, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। मेरे घर वापस आने तक घर का सारा काम खत्म हो जाना चाहिए, वरना तेरी खैर नहीं, समझी? चल अब निकल यहाँ से। इतना कहकर अनुराधा अपना बैग लेकर बाहर चली गई। वहीं प्रिया दोबारा से घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। काफी समय बीतने के बाद प्रिया को बहुत तेज भूख लगती है। अरे बहुत तेज भूख लग रही है, लेकिन खाना तो खत्म हो गया है, मैं क्या खाऊं? हाँ, एक काम करती हूँ, माँ के कमरे में जाकर देखती हूँ, शायद कुछ पैसे मिल जाएं, फिर बाहर जाकर कुछ खा लूंगी। जैसे ही प्रिया अपने सौतेली माँ के कमरे में जाती है, तो उसे सामने तकिए के नीचे कुछ पैसे दिखाई देते हैं। पैसे को देखकर प्रिया मन ही मन सोचती है, अरे यहाँ तो केवल 20 रुपए ही है। खैर कोई बात नहीं, मुझे और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। माँ के आने से पहले नूडल्स वाले भैया के यहाँ जाकर कुछ खा लेती हूँ। ऐसे सोचकर प्रिया तकिए के नीचे से पैसे उठा लेती है और खाना खाने के लिए नूडल्स वाले की दुकान पर चली जाती है। वहाँ प्रिया 1 प्लेट नूडल्स खाती है। अब वो नूडल खाकर घर आ ही रही थी कि तभी वो देखती है कि उसकी सौतेली माँ अनुराधा गुस्से से लाल दरवाजे पर खड़ी थी और वो प्रिया का ही इंतजार कर रही थी। ये देखकर प्रिया बहुत डर जाती है। क्या हुआ माँ, मैंने कुछ किया क्या? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? कलमोही, इतनी देर से कहाँ मर गई थी? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। तुझे क्या लगता है तू मेरे कमरे से पैसे चुराएगी और मुझे कानों कान खबर भी नहीं होगी? अब सच सच बता, तूने मेरे कमरे से पैसे क्यों चुराए? माँ, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, इसीलिए मैंने आपके कमरे से पैसे लिए थे और नूडल्स वाले की दुकान से जाकर 1 प्लेट नूडल खाई है। आप मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं ऐसा दोबारा कभी भी नहीं करूँगी। तुझे आज मैं ऐसी सजा दूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। प्रिया रोते रोते अपनी सौतेली माँ से बहुत माफी मांगती है, लेकिन गुस्से से लाल अनुराधा ने उसकी एक ना सुनी। फिर वो एक मोटा सा डंडा लाकर प्रिया को मारने के लिए पकड़ने लगी और प्रिया के दोनों हाथों पर मारने लगी। तभी प्रिया दर्द से कराहते हुए बोली, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है माँ, मत मारो माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इस
मार की वजह से तुझे पूरी जिंदगी भर का सबक मिल गया कि घर में चोरी करने की सजा क्या होती है। अब अपनी इस मनहूस सी शक्ल को लेकर यहाँ से फुट ले, भाग यहाँ से। प्रिया रोते रोते वहाँ से चली जाती है और चलते चलते गांव के बाहर एक नदी के किनारे बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसके हाथों में बहुत तेज दर्द हो रहा था। रोते रोते वो अपने माता पिता को याद करने लगती है। माँ, पिताजी, आप कहाँ हैं? मुझे छोड़कर आप लोग क्यों चले गए? यहाँ मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। माँ, ये सौतेली माँ मुझे बहुत मारती है और कुछ खाने के लिए भी नहीं देती है। तभी अचानक प्रिया को किसी के दर्द से कराहने की आवाज आती है। कोई है यहाँ? कोई है तो प्लीज मेरी मदद करो। मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। लगता है कोई मुसीबत में है। मुझे जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। इतना कहते हुए प्रिया उस दिशा में आगे बढ़ती है जहाँ से आवाज आ रही थी। कुछ दूर चलते ही प्रिया एक घायल प्यारी सी परी को देखती है और वो हैरान होकर बोलती है, अरे ये तो एक परी है, लेकिन इस हालत में। परी, क्या हुआ आपको और आपकी ये हालत कैसे हुई? मुझे बहुत ज्यादा चोट लगी है, मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन आपकी ये हालत किसने की? मैं परियों की रानी हूँ, सिंड्रेला परी। एक दुष्ट परी ने मेरी ऐसी हालत कर दी है। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकती हो? फिर प्रिया उस परी को एक पेड़ के नीचे एक पत्थर पर बैठा देती है और झट से नदी से पानी लाकर उसे रानी परी को पिला देती है। उसके बाद रानी परी उसे अपने बारे में बताती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की है। कृपया करके बस मेरा एक छोटा सा काम कर दो। मेरी जादुई छड़ी यहाँ कहीं खो गई है, उसे खोजकर मुझे दे दो, जिससे मेरी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। अच्छा, आप मेरा यहीं पर इंतजार कीजिए, मैं आपकी जादुई छड़ी ढूंढकर अभी लाती हूँ। इतना कहकर प्रिया रानी परी की छड़ी ढूंढने लग जाती है। काफी मुश्किलों के बाद आखिरकार प्रिया को कुछ कटीली झाड़ियों के बीच रानी परी की जादुई छड़ी मिलती है। शुक्र है रानी परी की जादुई छड़ी आखिर मिल ही गई। मैं जल्दी से रानी परी को ये देकर आती हूँ। प्रिया ने जैसे तैसे उन कटीली झाड़ियों से अपने जख्मी हाथों की बिना परवाह किए उस जादुई छड़ी को निकाल ही लेती है और उसे ले जाकर रानी परी के हाथों में सौंप देती है। ये लीजिए रानी परी, आपकी जादुई छड़ी। सिंड्रेला परी ने जैसे ही जादुई छड़ी अपने हाथों में ली तो उसके सारे जख्म बिल्कुल ठीक हो गए। अब प्रिया ने रानी परी सिंड्रेला से पूछा, रानी परी सिंड्रेला, आप यहाँ पर क्या करने आई थी? लगभग 30 साल पहले एक दुष्ट परी परीलोक से भागकर पृथ्वी लोक पर आ गई थी। वो बहुत ही खतरनाक है और बहुत ताकतवर भी है। उसे मैं बहुत समय से ढूंढ रही हूँ। अब हमें खबर मिली है कि वो इंसानी रूप को धारण करके इसी गांव में रहती है। वो इतनी ज्यादा खतरनाक है कि उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है और हमें पता चला है कि वो अपने आप को और शक्तिशाली बनाने के लिए हर रोज इंसानों की बलि दे रही है। लेकिन रानी परी, जितना मैंने सुना है, परियां तो लोगों की मदद के लिए है ना? लेकिन ये परी ऐसे क्यों कर रही है? ये दुष्ट परी सबसे ज्यादा शक्तिशाली परी बनना चाहती है। इसी वजह से इसको अच्छाई बुराई में फर्क नहीं नजर आ रहा और ये अब इतनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है कि उसका पकड़ा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आप उसे पहचानोगे कैसे? उसको पहचान पाना तो मुश्किल होगा ना, क्योंकि वो तो एक इंसानी रूप में है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो।
क्योंकि वो इंसानी रूप को धारण करके रह रही है, इसीलिए उसका पकड़ा जाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन जब मैं उससे लड़ रही थी तो मैंने उसके माथे पर अपनी जादुई तलवार से वार किया था, जिससे उसके माथे पर एक काला निशान पड़ गया था। अगर वो कभी भी मेरे सामने आएगी तो मैं उस काले निशान से उसे पहचान लूंगी। ये कहते हुए रानी परी सिंड्रेला की नजर प्रिया के जख्मी हाथों पर जाती है। अरे, तुम्हारे हाथों पर ये चोट कैसे लगी? रुको, मैं अभी तुम्हारे हाथों को ठीक कर देती हूँ। ये कहते हुए सिंड्रेला परी ने अपनी जादुई छड़ी की मदद से प्रिया के दोनों हाथों को ठीक कर दिया। तब प्रिया ने रोते रोते अपनी सौतेली माँ के बारे में सारी सच्चाई परी को बताई। तुम फिक्र मत करो, तुमने मेरी जान बचाई है। अब तुम खुशी खुशी अपने घर वापस जाओ। अगर अब कभी भी तुम्हें तुम्हारी सौतेली माँ परेशान करे तो तुम मुझे याद कर लेना, फिर देखना मैं उसके साथ क्या करती हूँ। और तुम अपने साथ ये जादुई हीरा लेकर जाओ। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम इस हीरे को अपने हाथ में रखकर मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर रानी परी सिंड्रेला वहाँ से अदृश्य हो गयी। फिर प्रिया उस हीरे को लेकर अपने घर वापस चली गई। रात को जब प्रिया अपनी सौतेली माँ को खाना परोस रही थी, तब उसने अपनी सौतेली माँ के माथे पर वही काला निशान देखा। निशान देखते ही प्रिया सोचने लगी, अरे, माँ के माथे पर काला निशान है। ये निशान तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मुझे रानी परी ने बताया था, लेकिन ये निशान माँ के माथे पर कैसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद प्रिया अपने कमरे में जाकर पूरी रात यही सोचती रही। फिर अगले दिन सुबह होते ही प्रिया ने रानी परी के दिए हुए उस जादुई हीरे की मदद से रानी परी सिंड्रेला को याद करने लगी और पलक झपकते ही रानी परी सिंड्रेला वहाँ पर प्रकट हो गयी। क्या हुआ? तुम्हें तुम्हारी सौतेली माँ ने फिर से परेशान किया? नहीं रानी परी, मैंने कुछ बताने के लिए आपको यहाँ बुलाया है। कल आपने जो निशान के बारे में मुझे बताया था, मैंने ठीक वैसा ही काला निशान अपनी सौतेली माँ के माथे पर देखा है। ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम मुझे अपनी सौतेली माँ के पास लेकर जा सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, वो तो अभी सो रही है। चलिए मेरे साथ। इतना कहकर प्रिया रानी परी को लेकर अपनी सौतेली माँ के कमरे में चली गई। जैसे ही रानी परी ने प्रिया की सौतेली माँ को देखा तो वो पहचान गई कि ये वही दुष्ट परी है। फिर रानी ने अपनी शक्तियों से सारी सच्चाई पता लगाते हुए प्रिया से कहा, इस दुष्ट परी ने तुम्हारी सौतेली माँ की हत्या कर उनका रूप धारण कर लिया है। ये सुनकर प्रिया बहुत डर गई। अरे डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। उसके बाद रानी परी सिंड्रेला ने अपनी जादुई शक्तियों से उस दुष्ट परी को एक रस्सी से बांध दिया। तुम्हें क्या लगा था तुम मुझसे बच पाओगी? इंसानों की हत्या करने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। रानी परी की बात सुनकर उस दुष्ट परी ने अपना असली रूप धारण कर लिया और अपने आप को आजाद करने की बहुत कोशिश करने लगी, लेकिन वो अपने आप को आजाद ही नहीं कर पाई। तभी रानी परी सिंड्रेला की जादुई छड़ी से एक तेज रोशनी निकलती है और उस शैतान परी को जलाकर राख कर देती है। रानी परी जी, आपने गांव के बाकी लोगों की जान बचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरी सौतेली माँ भी अब नहीं रही, अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये कहकर प्रिया जोर जोर से रोने लगी। अरे प्रिया बेटी, अब रोना बंद करो, तुम मेरे साथ परीलोक में रहोगी। आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है। क्या सच में रानी परी सिंड्रेला? रानी परी सिंड्रेला नहीं, मुझे माँ कहो। बेटी, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ।
अब चलो, परीलोक में सारी परियां हमारा इंतजार कर रही होंगी। इतना कहकर रानी परी सिंड्रेला प्रिया को लेकर परीलोक वापस चली जाती है। कुछ ही दिनों में प्रिया वहाँ सभी परियों के साथ काफी घुल मिल गई। उसके बाद से प्रिया अपनी रानी परी माँ के साथ परीलोक की दुनिया में हंसी खुशी से रहने लगी। अभिषेक की शादी ऐश्वर्या से हुई थी। ऐश्वर्या बहुत खूबसूरत थी। शादी के 4 साल बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। फिर जब छोटे भाई अनुराग की शादी हुई तो खुश रहो बेटी, जल्दी ही हमारे घर में खुशखबरी सुनाना। निशा का रंग बहुत काला था, जबकि उसकी जेठानी ऐश्वर्या बहुत गोरी थी। ऐश्वर्या बहुत ही घमंडी और नकचड़ी भी थी। वो घर का कोई भी काम नहीं करती थी। निशा बहुत ही सीधी सादी थी। ऐश्वर्या ने निशा के आते ही घर के सारे काम की जिम्मेदारी उस पर ही डाल दी। कुछ दिनों बाद एक बार ऐश्वर्या की बहन विद्या जब उनके घर पर आई तो, ऐश्वर्या, तेरी देवरानी इतनी काली है, तुम लोगों ने शादी से पहले देखा नहीं था क्या? अरे अनुराग की लव मैरिज हुई है, हम क्या कर सकते थे, उनकी ही पसंद है। दोनों बहनें कहकर हंस पड़ी। निशा ने उनकी सारी बातें सुन ली थी और वो बेचारी उदास हो गई। एक दिन जब निशा बाजार से सब्जी लेकर घर आ रही थी, तभी उसने देखा कि सड़क के किनारे एक औरत जमीन पर गिरी हुई थी और उसके झोले में से सामान इधर उधर बिखर गया था। निशा ने उसके झोले में सारा सामान रखकर उसे थमा दिया, उसको बिठाकर पानी पिलाया। उसके हाथों पर चोट लग गई थी तो निशा ने तुरंत अपने रुमाल से उसके घाव को साफ कर दिया और अपने दुपट्टे का एक टुकड़ा फाड़कर उस पर बांध दिया। आपको कहाँ जाना है? मैं रास्ता भूल गई हूँ। क्या तुम्हें पता है कि शिवनाथ चौक कहाँ पर है? चलिए मैं आपको वहाँ तक छोड़ देती हूँ, मैं भी वहीं पर जा रही हूँ। निशा ने एक रिक्शा रुकवाया और उसको सहारा देकर बिठा दिया। जब रिक्शा शिवनाथ चौक पहुँचा तो वो औरत उतर गई और उसने निशा को अपने झोले में से एक मस्कारा निकाल कर दिया और बोली, मैं एक जादूगरनी हूँ बेटी, और ये एक जादुई मस्कारा है, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काकी। निशा ने वो मस्कारा ले लिया और वो जादूगरनी वहाँ से चली गई। निशा ने घर आकर वो मस्कारा खोलकर अपनी आँखों में लगा लिया। जब दूसरे दिन वो सुबह उठी तो उसने अपना चेहरा आईने में देखा और वो हैरान रह गई और अपने पति से बोली, ये देखिए, मैं तो भाभी की तरह गोरी हो गई हूँ। अनुराग ने निशा को देखा तो वो उसे देखता ही रह गया और फिर बोला, ये कैसे हुआ? तब निशा ने अनुराग को सारी बात बताई। निशा रोज रात को वो मस्कारा लगाकर सोती। उसकी शादी को लगभग 1 साल हो गए थे। अब उसकी तो दुनिया ही बदल गई थी। निशा माँ बनने वाली थी। जब घर में सबको इस बात का पता चला तो सब बहुत खुश हुए। ऐश्वर्या तो जल भुनकर राख हो गई थी। एक बार उसकी जेठानी की बहन विद्या फिर आई और उसको देखते ही बोली, अरे ऐश्वर्या, ये प्लास्टिक सर्जरी करा कर आई है क्या? अरे नहीं, पता नहीं कैसे ये इतनी गोरी हो गई और अब तो माँ भी बनने वाली है। घर में उसकी इज्जत बढ़ गई है, जैसे मैं कुछ हूँ ही नहीं। निशा का खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आया था। ऐश्वर्या को इस बात पर बहुत गुस्सा आता था। उसने एक दिन निशा को मस्कारा लगाते हुए देख लिया। एक दिन जब निशा किसी काम से बाहर गई थी, ऐश्वर्या सीधा उसके कमरे में गई और उसके जादुई मस्कारे का डब्बा उठाकर अपने कमरे में लेकर चली गई। उसने उसकी जगह बिल्कुल वैसा ही मस्कारा उसके टेबल पर रख दिया। ऐश्वर्या जब सोने गई तो रात में उसने मस्कारा अपनी आँखों में लगा लिया। जब वो सुबह उठी तो उसके पूरे चेहरे पर लाल लाल दाने निकल गए थे। वो रोते हुए अपनी सास के पास आई और बोली, अरे ये क्या हुआ बहू? ऐश्वर्या ने उनको वो सारी बातें बताई।
ऐश्वर्या, जलन की भी कोई सीमा होती है। निशा बेचारी पहली बार थोड़ी सी खुश हुई थी, पर तुमसे तो उसकी खुशी देखी ही नहीं गई। माँ जी, जब से उसने ये मस्कारा लगाना शुरू किया है, हर जगह उसी को सब पूछते हैं। मैं तो किसी को दिखाई भी नहीं पड़ती। रंग तो मेरा भी गोरा ही था ना। निशा पीछे खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी। जब से मैं इस घर में आई हूँ, तब से अपने काले होने का तंज झेल रही हूँ। आप मेरी जेठानी हैं। बजाय इसके कि आप मेरा साथ देती, अपनी बहन के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ाती हैं। मेरे काले रंग का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, काले को काला ही कहेंगे ना, इसमें नाराज होने की क्या बात है। बहरहाल जादुई मस्कारा उसी के लिए है जिसको वो मिला है। मेरा मस्कारा मुझे वापस कर दीजिए। ऐश्वर्या ने उसका मस्कारा चुपचाप उसे वापस दे दिया। ऐश्वर्या ने अपनी मस्कारे वाली डिब्बी रख ली और उसकी रखी हुई डिब्बी उसे वापस कर दी। ऐश्वर्या दिन रात अपने कमरे में ही पड़ी रहती। डॉक्टर को भी दिखाया, पर उसके चेहरे का रंग काला पड़ता जा रहा था। कई महीने बीत गए। एक दिन ऐश्वर्या रोते हुए निशा के पास आई और बोली, निशा, मुझे माफ कर दो। मैं बदले की आग में जल रही हूँ। अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती रही होगी जब सभी तुम्हारा मजाक उड़ाते होंगे। उसका ये हाल देखकर निशा बहुत दुखी हुई, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी सिवाय तसल्ली देने के। ऐश्वर्या बिल्कुल बदल गई थी। निशा के साथ मिलकर घर का सारा काम भी करती और उसका ध्यान भी रखती। एक दिन जब निशा सब्जी लेने बाजार जा रही थी, तो अचानक वही जादूगरनी उसे फिर से दिखाई पड़ी। वो झट से उसके पास पहुंच गई और उसने उसके पैर छूकर कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया। चलिए, आज आप मेरे घर चलिए। मैं आपको अपने हाथों का बना हुआ खाना खिलाना चाहती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो निशा, इसीलिए जादुई मस्कारे ने तुम्हारी मदद की। आप मेरी जेठानी ऐश्वर्या को पहले जैसा कर दीजिए। उसको अपने किए की बहुत बड़ी सजा मिल चुकी है। वो बहुत पछता रही है और हो सके तो उन्हें भी एक संतान दे दीजिए। तब उसने अपने झोले से निकालकर एक क्रीम का डब्बा उसे दिया और बोली, उससे कह देना, अगर वो अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ेगी तो इस क्रीम का कोई भी फायदा नहीं होगा। और हाँ, तुम 5 गरीब औरतों को खाना खिला देना। समझ लेना मैंने खा लिया। ये कहकर वो जादूगरनी तुरंत वहाँ से गायब हो गई। जब निशा घर आई तो उसने ऐश्वर्या को वो क्रीम देते हुए कहा, भाभी, आपको अपने आप को बदलना होगा, तभी ये जादुई क्रीम अपना जादू दिखा पाएगी। आपका चेहरा पहले जैसा हो जाएगा और आपको संतान का सुख भी प्राप्त होगा। निशा, मैं अपने आप को पूरी तरह से बदल दूंगी। बस एक बार मेरा चेहरा पहले जैसा हो जाए और मेरी गोद भर जाए। कुछ ही दिनों बाद दोनों देवरानी जेठानी ने प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म दिया। अब दोनों बहुएं प्रेम से रहने लगी। फिर एक दिन, छोटी बहू, तुम्हारी जादुई क्रीम और मस्कारा तो वाकई जादुई है। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। दोनों बहुएं मुस्कुराकर अपने बच्चों को प्यार से दादी की गोद में डालकर अपने कामों में व्यस्त हो गईं।